इन सब से संबंधित हम काम करेंगे, उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं उनके संगठनों को हम विकसित करेंगे। उच्च स्तर की जो फार्म्स हैं उनमें हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, नए रोजगार को सृजित करेंगे और उच्च स्तर की फसलें जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, काजू और ये सारे हम कोस्टल एरियाज में शुरू करेंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में शुरू करेंगे। बादाम, अखरोट, इस तरीके की जितने भी हमारी फसलें हैं इन्हें पहाड़ी इलाकों में शुरू करेंगे। भारत नारियल का बहुत बड़ा उत्पादक है और करीब 10 मिलियन ऐसे किसान हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं अपनी आय को अर्जित करने के लिए। इसलिए हम नारियल को बढ़ाने के संबंध में एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू करेंगे जिसमें नारियल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ऐसे पेड़ नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें, इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसी प्रीमियम उत्पादक के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत ही केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो हमारे सारे एग्रीस्टैक पोर्टल्स को, ICAR को, इन सबको समेकित कर सके और प्रौद्योगिकी के जरिए कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्यम हैं उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे जिसमें हम ऐसी आय का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। शी यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके जरिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AVC सेक्टर है, मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपना काम अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांग जन के लिए काम आ सकें और कृत्रिम लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिव्यांगता केंद्र शुरू किए जाएंगे और
असिस्टेड टेक्नोलॉजी मॉडर्न रिटेल सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांग लोग और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम इसमें दिया जा सके। इसके अलावा जहां तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है, उसको देखते हुए भारत के उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको उन्नयन कर सकें जो रांची में है, और नए इंस्टीट्यूट्स खोल सकें, और हम नए प्रादेशिक संस्थान भी खोलने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसीज के क्षेत्र में परिवारों में खासकर गरीब और जो कमजोर लोग हैं, जो जिनके पास अचानक से बीमारियों का खर्चा आ जाता है, हम इनकी क्षमताएं बढ़ाएंगे। करीब 50% तक हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में इस तरीके की इमरजेंट सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। पूर्वोदय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दुर्गापुर में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस और 5 पूर्वोदय क्षेत्र हम इसमें शुरू करेंगे, और एंड पूर्वी इलाकों में, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में हम थेरावाड़ा, महायाना या वज्रायना बुद्धिज्म वहाँ पर है, तो मैं एक स्कीम शुरू करूँगी जिसमें बुद्धिज्म सर्किट हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम इस तरीके के बुद्धिज्म सर्किट शुरू करेंगे। इस स्कीम में बहुत से ऐसे मंदिर, मोनास्ट्रीज और तीर्थ सर्किट शुरू किए जाएंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। 68वां वित्त आयोग जो सितंबर 2025 में जिसने ये अनुशंसाएं अपने रिपोर्ट के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी को दी थी, उसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 प्रावधान 21 में ये एक बहुत बड़ा व्यापक ज्ञापन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम दिया गया है, जो संसद के पटल पर रखा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये प्रस्तुत किया गया था हमारे सत्र की शुरुआत में, और इस आयोग की ने बताया है अपनी अनुशंसाओं में कि 41% की हम भागीदारी करेंगे, जिसे की अनुशंसा आयोग ने की है। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए इन राज्यों को हम देंगे 2026-27 में, जिसे वित्त आयोग के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय बॉडीज, आपदा प्रबंधन अनुदान, वित्तीय संगठन सुदृढ़ीकरण, भारत सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर पूरी तरह से बात कर रही है, और इस फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए हम वित्तीय प्रबंधन में एक मानक तय करेंगे, जो हमने 2025 में भी तय किया था। तब मैंने बताया था कि हमारा जो जीडीपी अनुपात है वो 1% कम या ज़्यादा के रूप में 2031 तक 3031 तक शुरू किया जाएगा, और अब ये 55.6% पूरे जीडीपी का है, जो कि हमारा बजट अनुमान है 2025-26 में, और अब 56.26% जीडीपी RE रहा है 2025-26 में। अब इस जीडीपी रेशो में गिरावट आ रही है, हमारे संसाधनों में गिरावट में कमी आ रही है, तो इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, चीनी है, और जितने भी राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम अपनी वित्तीय जो घाटा है उसमें कमी ला रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ सदन को ये बताना चाहती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि 2021-22 में अब वित्तीय घाटे को कम करके 4% से भी नीचे हम ले आए हैं, जो कि 2025-26 में था।
RE 2025-26 में वित्तीय घाटा BE 2025-26 का 4.4% रहा है हमारे GDP का। इस क्षेत्र में वित्तीय प्रूडेंस पाथ में जहां हम ऋण के संगठन की बात करते हैं, BE 2026-27 में यह अंदाजा लगाया गया है कि ये GDP का 4.3% है। The revised estimates संशोधित जो अनुमान हैं उनमें जो नॉन डेट रिसीट्स हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें जो केंद्र का नेट टैक्स रिसीट है वो 26.7 लाख करोड़ है। इसमें फिर संशोधित अनुमान जो कि 50.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसका पूंजीगत खर्च है 41 लाख करोड़ रुपए। बजट का जो अनुमान है 2025-26 से अब 26-27 में जो नॉन डेट रिसीट हैं जो हमारे खर्च के हैं वो 36.5 लाख करोड़ हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा केंद्र का जो नेट टैक्स है वो 28.7 लाख करोड़ रुपए है। इसको वित्तीय घाटे के रूप में अगर नेट मार्केट उधारियां देखी जाएं तो हमारे मार्केट में 39.7 लाख करोड़ है, और इसके अलावा छोटी सेविंग्स और अन्य संसाधनों से ये रुपया आया है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स में इन उधारियों में 17.2 लाख करोड़ रुपए है। अब मैं भाग ख यानी पार्ट बी की तरफ आती हूँ। पार्ट बी जिसमें प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 2026 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितनी भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी जरूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रस्ताव करती हूँ कि TCS को टूर कार्यक्रम पैकेज के रूप में हम आगे बढ़ाएं। 20% से 2% तक हम इस राशि को रखेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं लाने देंगे। मैं TCS रेट्स को भी यहाँ प्रस्तावित करती हूँ, और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जिसमें लिबरलाइजेशन स्कीम जिसे NRS कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से NRS कहा जाता है, वो 5% से मैं 2% करती हूँ। इसके अलावा जो मैन पावर सेवाएं हैं उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं TDS देने के लिए और उसमें किसी भी तरीके की विसंगति को खत्म करने के लिए मैं 1% या 2% का काम इसमें करने की बात यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जितनी भी सेस हैं, जैसे हमारे रूल मेटेड ऑटोमेटेड पर्पस हैं, प्रयोजन हैं, उसमें हम रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देंगे और जितने भी हमारे मूल्यांकन अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि बहु कंपनियों में काम करते हैं
उसमें मैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 15G और 15H फॉर्म प्रदान करती हूँ, जो भी हमारी संबंधित कंपनियां हैं वो इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं रिवाइजिंग रिटर्न्स की जो डेट है, तिथि है, वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च पर देती हूँ। इसमें नामांकित बहुत ही कम फी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप 31 मार्च तक इसे भर सकेंगे, टैक्स रिटर्न दे सकेंगे। जो ITR 1, ITR 2 के हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत करदाता हैं, वो या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें भी 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा अपने कर को भरने के लिए। जहां तक असंचालित संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, वो रेजिडेंट बायर्स के जरिए या कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, वो इस टैक्स को दे सकेंगे इस टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर यानी TIN के जरिए। छोटे करदाताओं जैसे छात्र, युवा व्यवसायी, टेक एम्प्लॉयज और कुछ बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम एक ही बार का 6 महीने का असेट डिक्लेरेशन का स्कीम शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी परिसंपत्तियों को, अपनी असेट्स को, अपने रुपए को, पैसे को उद्घोषित कर सकें। इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे करदाताओं की। पहले वो जिन्होंने कभी भी अपने देश के बाहर की आय को नहीं खोला है, और दूसरे वो जिन्होंने अपने देश के बाहर की आय को खोला तो है, बताया तो